नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी जैव विविधता के बारे में। पर्यावरण मुद्दा लेके अपन चल रहे थे। जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पहले होता क्या है, ये अपन ने देखा था कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पादपों और जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को ही अपन जैव विविधता कहते हैं, ये अपन ने देखा था। उसके बाद में देखा कि संसार की सबसे बड़ी हानि जैव विविधता की हानि है। उसके बाद अपन ने देखा कि जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही मजबूत होगा। और अपन ने जाना कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। आगे अपन आज बात करते हैं बेसिक से टॉपिक लेके कि अपना टॉपिक है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। सबसे पहले कि ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है, इससे कई बार एग्जाम में ये अपने आरएएस के लिए, आईएएस के लिए, राजस्थान पुलिस और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है रेलवे की, उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये कोई नहीं पढ़ता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको ज्योग्राफी में भी अपन पढ़ते हैं। आज अपन बात करेंगे इकोलॉजी है। जो इकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इको। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है हाउस या फिर इसको बोल दो क्या, आवास। ठीक है। और लॉजी जहां पे आ गया वो मैंने पहले भी बताया था कि जहां जहां लॉजी वहां आता है क्या, अध्ययन की, मतलब प्राकृतिक आवास का अध्ययन की। अपने जितने भी जीव है उनके प्राकृतिक आवास का अपन अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। या फिर बेसिक परिभाषा की अगर अपन बात करें कि जीव का वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। अगर परिभाषा की बात करें अपन तो जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। यह सिंपल से शब्दों में अपने को ध्यान में रखना है कि इकोलॉजी क्या होती है कि जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, कि जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। यह सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जो शब्द है ये सबसे पहले दिया था हेकल ने। किसने दिया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1869 ईस्वी में। सबसे पहले हेकल नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द दिया, ये एडजेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद जो अपनी भारतीय इकोलॉजी है इसके बारे में भी ध्यान में रखना। भारतीय इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट बनता है मामला कि भारतीय इकोलॉजी का जनक बोला जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये नाम ध्यान में रखना है कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय इकोलॉजी का जनक बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी है ये दो प्रकार की होती है। बेसिक से जो इकोलॉजी के बारे में अपन पढ़ें तो इकोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वपारिस्थितिकी, दूसरी होती है इसी में समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी ये दो प्रकार की होती है। स्वपारिस्थितिकी में क्या होगा तो ध्यान में रखना है कि एक जीव या प्रजाति का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। एक जीव या प्रजाति का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्वपारिस्थितिकी। और अगर मैं बात करूं कि पूरे जैविक समुदाय का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, समपारिस्थितिकी कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अपनी जो इकोलॉजी शब्द के बारे में
सबसे पहले किसने बताया था? हेकल ने। भारतीय इकोलॉजी का जनक बोला जाता है रामदेव मिश्रा को। इकोलॉजी जीवों के वातावरण के साथ में पारिस्थितिकी जो अध्ययन, संबंधों का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ये दो प्रकार की, सव पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। सव पारिस्थितिकी में क्या होगा कि एक जीव का ही अपन अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ की अपन बात करें कि अपन राजस्थान में रह रहे हैं, तो वहां पे एक प्रजाति ले ले, जैसे ऊंटों की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। जो ऊंटों की प्रजाति है उसका वातावरण के साथ में अपन संबंधों का अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगी? अपनी सव पारिस्थितिकी। लेकिन पूरे जैविक समुदाय, जैसे यहाँ पर रहने वाले जितने ऊंट है, घोड़े हैं, गधे हैं, भालू है, मानव है, इन सबको छोड़ के जितने भी सबका अध्ययन करेंगे वो किस में आएगा? सम पारिस्थितिकी में। अब देखना कि संगठन के स्तर की अगर बात करें अपन, संगठन का स्तर क्या होता है? संगठन का स्तर, संगठन का स्तर कहां से शुरू होता है? तो पहले आएगा इसमें जीव। जीव मिलके, जितने भी जीवों का समूह मिलके क्या बनाएगा? ध्यान में रखना है, जीवों का समूह क्या बनाता है? समष्टि। समष्टि से मिलके क्या बनेगा? समुदाय। और समुदायों का जो समूह है वो क्या बनाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। उसके बाद जो भी पारिस्थितिकी तंत्रों का जो समूह मिलके वो क्या बनाएगा? जीनोम। जीनोम। और जो जीनोम का समूह है वो मिलके क्या बनाएगा? जैव मंडल। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको भी पता है कि जीव जो होता है, कई कुजीव भी होते हैं, है ना। अपने बेसिक से मान भी सकते हैं कि जीव होता है, वैसे ही क्या मान लो कुजीव भी माने जाते हैं ना। तो जीव की बात करें अपन, तो जीव को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। और समष्टि को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। और समुदाय, कम्युनिटी। और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या बोलते हैं अपन? इकोसिस्टम। और जो जीनोम है, जीनोम को क्या बोलते हैं? बायोमिक। और जो जैव मंडल है उसके बारे में पहले भी बताया था कि बायोस्फीयर। समूह मान लो, है ना, कि जितने भी अगर संगठन के स्तर की अपन बात करें तो सबसे पहले आता है अपना जीव। जीव को क्या बोलते हैं अपन? स्पीसीज या प्रजाति। उनका समूह मिलके क्या बनाएगा? समष्टि या फिर पॉपुलेशन। उन्हें समष्टि का पॉपुलेशन से मिलके क्या बनेगा? समुदाय। समुदाय मिलके पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करता है। उसके बाद जो एक पारिस्थितिकी तंत्र, दो पारिस्थितिकी तंत्र मिलके क्या बनाएगा? जीनोम, जिसको बायोमिक बोलते हैं। और जैव मंडल, दो या दो से अधिक जीनोम मिलके जैव मंडल या बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये तो बात हुई अपनी इकोलॉजी के बारे में, ठीक है। इकोलॉजी के बारे में अपने को 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो इनका वर्ड नाम किसने दिया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने। अपनी भारतीय इकोलॉजी का जनक किसको बोला जाता है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। सिस्टम, इकोसिस्टम कह दो या इसको क्या बोल दो? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन ने जानना है। तो जितने भी जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रियाओं द्वारा जिस पारिस्थितिकी में जिस तंत्र का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? अपना इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम, या अगर मैं पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो इसको ध्यान में रखना अपना ए.जी. टेंसले। ए.जी. टेंसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कब बताया था? ये 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले ए.जी. टेंसले ने बताया था 1935 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। कैसे याद रखेंगे इसको? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को क्या टेंशन ना ले, पारिस्थितिकी तंत्र की तुम लोग टेंशन ना लो। ऐसे याद कर लो कि टेंशन ना ले या फिर टेंसले, इसी से याद रह जाएगा। ऐसे अपने को याद करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र है वो शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ए.जी. टेंसले ने। कब दिया था? 1935 में। इसकी परिभाषा की बात करें कि अपना जो जैविक और अजैविक, इसकी बात करेंगे अपन। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतर क्रियाओं से, जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रिया से पारिस्थितिकी में जिस तंत्र का निर्माण होता है, ध्यान में रखना है कि जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक अंतर क्रियाओं द्वारा जिस तंत्र का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम के बारे में अपने को ध्यान में रखना है, इसका कोई भी बेसिक क्राइटेरिया नहीं होता। पहली बात इसमें ध्यान में रखनी है कि इसका कोई भी बेसिक क्राइटेरिया नहीं होता। दूसरी बात
कि संसार का सबसे छोटा, दूसरी बात ध्यान में रखना है, संसार का सबसे छोटा इकोसिस्टम, संसार का सबसे छोटा इकोसिस्टम, ऐसे का ऐसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। संसार का सबसे छोटा इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अपना पानी की एक छोटी बूंद, पानी की बूंद। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि संसार की सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे अपन समुद्र, समुद्र या महासागर, यह सबसे बड़ा है। अगर इसी में मैं तीसरे लाइन में इसी में बात करूं कि संसार का सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, सबसे स्थायी, सबसे स्थायी इको सिस्टम कौन सा है, तो ध्यान में रखना है यही हो जाएगा अपना ओशियन, ओशियन या इसको क्या बोल दो अपन महासागर, महासागर। ये तीन बातें आपको ध्यान में ही रखनी है। तीन बातें कौन कौन सी, कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है, तो जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रियाओं द्वारा जिस तंत्र का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। उसके बाद संसार का सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा है, पानी की एक छोटी बूंद होती है, उसमें भी कई बैक्टीरिया, कई निर्जीव और कई फफूंद उसमें हो सकते हैं। ये संसार का सबसे छोटा अगर इकोसिस्टम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पानी की एक छोटी बूंद। और संसार के सबसे बड़े इकोसिस्टम की बात हो तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा क्या, समुद्र, ओशियन, महासागर। और सबसे स्थायी भी होता है यही क्या, ओशियन या महासागर। अगर इसी में बात करूं कि मैंने पहले भी बताया था कि जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी अपन ने पढ़ी थी, तब बोला था कि जो जैव विविधता जितनी अधिक होगी, जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम उतना ही स्थायी और मजबूत होगा। ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने दूसरी बात और भी बताई थी कि जो जैव विविधता है उसको पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य भी अपन कह सकते हैं। ये दूसरी बात अपने को ध्यान में ही रखनी है। एक तो क्या, ये पारिस्थितिकी तंत्र, ये इको जैव विविधता होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है, स्वास्थ्य। और दूसरी बात मैंने बताया कि जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही क्या होगा, स्थिर होगा, स्थिर माना जाएगा या मजबूत माना जाएगा। आगे अपन बात करते हैं कि अपना जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, वो जो दो घटक है, उसमें दो घटक मैंने बताए, एक तो जैविक घटक और एक कौन सा होता है, अजैविक घटक। उनके बारे में अगर अपन बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, एक तो बोला मैंने जैविक घटक, एक बोला मैंने दूसरा होता है कौन सा, अजैविक घटक। इन दो चीजों से मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, बायोटिक, और इसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पारिस्थितिकी में जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इनमें जैविक घटकों को अगर अपन बांटे तो तीन प्रकार के होते हैं जैविक घटक। पहला हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें, कौन सा, उत्पादक, उत्पादक। दूसरा हो जाएगा, इसी में ध्यान में रखना है, कौन सा, उसको क्या बोलते हैं अपन, उपभोक्ता, उपभोक्ता। और तीसरा हो जाएगा अपना, ध्यान में रखना है इसी में, क्या, अपघटक। ठीक है। इसको क्या बोल देंगे अपन, प्रोड्यूसर। इसको क्या बोल देंगे अपन, कंज्यूमर। और इसको क्या बोल देंगे अपन, डीकंपोजर। ये तीनों को तीनों मिलके जिसमें जीव पाया जाता है, सीधा सा इतना समझ लो कि जिसमें जीव पाया जाता है वो क्या हो जाएगी, जैविक घटक। और जिनमें जीव नहीं पाया जाता वो क्या हो जाएगा, अजैविक घटक। अजैविक घटकों की अपन बात करें तो पहला हो जाएगा अपना क्या, तापमान, इसमें कोई जीव है नहीं है। दूसरा हो जाएगा अपना प्रकाश, जितने भी जलवायु से परिवर्तन से जितने भी रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट आएंगे वो किस में आएंगे, अजैविक घटकों में। तीसरा हो जाएगा अपना मृदा। चौथा हो जाएगा क्या, वर्षा। पांचवा हो जाएगा क्या, आर्द्रता। छठवां हो जाएगा इसमें क्या, दाब। ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाएगी, अजैविक घटकों में आएगी। आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है अगला कि बताओ निम्न में से कौन सा
अजैविक घटक है, ठीक है। उसमें दे देगा एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक दे देगा अपघटक, तो एक दे देगा प्रकाश। तो ध्यान में रखना है जो प्रकाश है वो जलवायु में आता है, तो ये किस में आ जाएगा, सीधा का सीधा अजैविक घटकों में। अगर इसको अपन डीप से पढ़े तो थोड़ा, जो उत्पादक होते हैं उसमें क्या आते हैं, इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन किसी पे निर्भर नहीं करते, वो क्या क्या कहलाएंगे, उत्पादक। इसमें आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं कि संसार में आपको ही पता है कि 71% भाग पे क्या है, पानी है, महासागर है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नील हरित शैवाल पाया जाता है। तो नील हरित शैवालों की संख्या ज्यादा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी किसमें ज्यादा होगी, जो सूर्य की प्रकाश है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तो 90% जो सूर्य की ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं कौन, नील हरित शैवाल, और 10% जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हैं अपने पेड़ पौधे, ठीक है। जो नील हरित शैवाल है ये किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो ध्यान में रखना, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, उसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इसमें होता है प्रकाश ऊर्जा का, ऊर्जा के नियम की अगर बात करूं तो ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम होता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर भी इसको अपन बोल सकते हैं। कोई पता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां को हरा रंग किसके कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है। अब उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता का ध्यान में रखना है, जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान में रखना है कि जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, उपभोक्ता। उत्पादक पर या अपन बोल दें प्रोड्यूसर पर ये डिपेंड होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे अगर एग्जाम्पल से समझूं मैं, तो ये अपना जो सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि एग्जाम्पल इसमें लूं, तो पहला ले लेता हूं मैं घास, ऐसे पहला ले लेता हूं घास। घास को कौन खाता है भाई, बकरी, और बकरी को कौन खा जाता है, अपना शेर, ठीक है। तो ये घास जो है ये क्या है, उत्पादक है, और जो बकरी क्या है, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको अपन बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपन प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। और जो शेर क्या है उसको क्या बोल देंगे अपन, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। ऐसे कैसे पूरी फूड चेन बनेगी वो आगे अपन बात करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रकृति ने अपने को दिया है वो कोई काम और नहीं कर सकता, जो इसको जिसको जो काम दिया गया है वो वही करेगा। जैसे घास है, ये घास ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, अपना मानव थोड़ी बना सकता है, ठीक है। इसी से रिलेट करके अपन बात करें तो जो घास होती है वो क्या करती है, उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, आपको भी पता है। और सेल्यूलोज किसका जो रूप है आपको भी पता है किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट को ये बकरी खाती है, या फिर घास को जो बकरी खाती है, तो ये घास उसको, ये बकरी है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर देगी, तो ध्यान में रखना है किसमें चेंज कर देगी, प्रोटीन में चेंज कर देगी। अब इस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में चेंज करने का काम केवल और केवल कौन कर सकती है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वही कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। और फिर जो प्रोटीन को, या फिर ऐसे समझ लो सीधा सा कि अपना जो सेल्यूलोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसको मास में चेंज कौन करता है, बकरी करता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता ही कर सकते हैं, शेर थोड़ी करता है, ये तो इसको खाएगा डायरेक्ट, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के आगे अपन बात करेंगे कि इसी में सबके अपना अपना योगदान है, सबका अपना अपना महत्व है। इसी में आगे अपन बात करें कि जो अपघटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अपघटक में अपने को उदाहरण में ध्यान में रखना है कि एक तो हो जाएगा अपना जीवाणु, या इसको क्या बोलते हैं अपन, बैक्टीरिया, और दूसरा बोल देंगे इसको क्या, फफूंद, फफूंद बोल दो चाहे फंगी बोल दो, ठीक है, इसको अपन बोल देंगे। तो अगर अपने को बेसिक से ध्यान में रखनी है दो ही बातें, इसमें विषाणु कभी भी नहीं आएगा, विषाणु या फिर वायरस इसमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि वायरस के बारे में आपको एक बात ध्यान में रखना है कि वायरस ना तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है, वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है। अगर वो मान लो कि बाहर अगर पड़ा हुआ है वायरस,
तो वो एक तरह से निर्जीव की तरह बिहेव करेगा। और अगर अपने मनुष्य के शरीर में आ जाए या किसी भी जीव के शरीर में आ जाए तो वह कैसा व्यवहार करेगा, सजीव की भांति व्यवहार करेगा। तो अपघटक में दो चीजें आती है, एक तो जीवाणु और एक क्या होता है अपना फफूंद। ये आपको ध्यान में रखना है। फफूंद बोल दो चाहे इसको क्या बोल दो, अपन कवक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आ जाएगा एग्जाम में कि ऐसे कैसे पूछा जाता है कि अपघटक में क्या क्या आता है। पहला बोल देगा जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा बोल देगा फफूंद, कवक या फंगी, तीसरा बोल देगा विषाणु या वायरस, और चौथा दे देगा अपनों को तापमान। ऐसे करके तो ध्यान में रखना है कि अपघटक जो है उसमें जीवाणु और कवक आते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी, सारी की सारी सफाई कर्मी का काम, जितने भी जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, यही करता है। कौन करता है, अपघटक करते हैं, जीवाणु करते हैं या फिर कवक करते हैं। अगर ये मान लो कि जीवाणु या ये जो कवक है, फफूंद है, इनकी संख्या कम हो जाए तो ध्यान में रखना 4 से 5 दिन में पूरा एनवायरमेंट पोल्यूशन होकर सारी की सारी पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, ये भी बड़ा योगदान करते हैं। ध्यान में रखना सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, जो प्रकृति के स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी के रूप में ये काम में करते हैं। मरे हुए जितने भी ये जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनको खाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसी के बारे में आगे अगर मैं बात करूं कि अजैविक घटकों में प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, मृदा आ जाएगी, बरसात आ जाएगी, इनके बारे में अगर बात करूं कि ये भी पूरे प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं। अजैविक घटक जितने भी होंगे वो भी पूरे प्रकृति पर प्रभाव जरूर डालेंगे। इसके बारे में अगर अपन आगे जरा सा बात करें, जैव और अजैव कारकों के अंतर क्रिया के स्तर की बात करी तो यहां से भी आजकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनकी अंतर क्रियाओं के द्वारा सारा का सारा मामला गड़बड़ाता है। अगर देखते हैं अपन इसी में कि जैव और अजैव कारकों के अंतर क्रिया के कितने स्तर होते हैं, तो ध्यान में रखना 4 स्तर होते हैं। क्या होता है, पहला अजैव का अजैव के साथ, अजैव का अजैव के साथ। दूसरा क्या होगा इसी में, अजैव का जैव पर, अजैव का जैव के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा क्या हो जाएगा इसी में कि जैव का अजैव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और इसी में चौथा हो जाएगा अपना कि जैव का जैव के साथ क्या संबंध है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। अपन ने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक तो जैविक और एक होता है अजैविक। जिसमें जीव होता है वो क्या हो जाएगा, जैविक, उसको अपन ने 3 भागों में बांट दिया। एक तो अपना उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा क्या होता है, अपघटक। और अजैविक घटकों के अपन बारे में अपन ने बात की जिसमें जीव नहीं होता, जो अपने जलवायु से संबंधित जितने भी चीजें आ जाती हैं, जैसे तापमान है, वर्षा है, वायुदाब है, आर्द्रता है, तो ये सारे के सारे अजैविक। अब इनके पारस्परिक अंतर क्रिया में संबंध क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करें तो 4 संबंध होता है। अगर अपन देखें कि अजैव का अजैव पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे समझें तो ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान का घटना। अब ये देखो ऊंचाई क्या है, यहां पर ये क्या है, अजैव घटक है, और ये तापमान भी क्या है, अजैव घटक है। अब बताओ कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे आपको पता है कि पृथ्वी तल से अपन ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वायुदाब भी घटेगा। ये मान लो कि ऊंचाई पर जाने पर, दूसरा एग्जाम्पल इसी में समझे कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे दाब क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये दोनों बातें एक दूसरे के प्रपोजनल अपन बोल सकते हैं कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे तापमान घटेगा, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे दाब भी घटेगा। ये दोनों के दोनों, जैसे ऊंचाई और तापमान दोनों के दोनों क्या है, अजैविक घटक हैं। ऊंचाई और दाब दोनों के दोनों क्या है, अजैविक घटक है। तो ये किसके अंतर क्रिया का संबंध है, अजैव का अजैव पे प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। आगे अपन देखते हैं कि अजैव का जैव पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या। तो इसमें अपन देखें तो एक तो आ जाएगा अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या है कि इतना समझो कि अपनी जो पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे अपन पृथ्वी की ओर देख रहे हैं, तो पृथ्वी में क्या है कि अपनी जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा की जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो वहां की जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो वहां के जो लोग हैं वो वहां पे जीवन यापन करने के लिए उनमें मेलेनिन जो वर्णक है वो स्रावित होगा, और उनके कारण जो भूमध्य रेखा के आसपास के लोग हैं उनके जो त्वचा का रंग है वो कैसा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। लेकिन इसी में अगर अपन बात करें कि जो ध्रुवों पे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं
सफेद होते हैं या गोरे रंग के होते हैं, ये अनुकूलन मतलब उनकी शरीर में ऐसे ही उनका शरीर उस तापमान के अनुसार ढलने की कोशिश करेगा। ये अनुकूलन किसका एग्जाम्पल है? अजैव का जैव के ऊपर प्रभाव है। जैसे मान लो कि तापमान जो वहां पे बढ़ेगा तो जीव पे तो प्रभाव पड़ा ही, अजैव का जैव के ऊपर प्रभाव पड़ गया। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी में समझूं मैं कि अपना जो पहला एग्जाम्पल अनुकूलन है, दूसरा इसी में समझूं कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे आरबीसी की संख्या, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी की संख्या का बढ़ना, यह भी सबसे बड़ा प्रभाव हो गया कि ऊंचाई क्या है, एक अजैविक घटक है, लेकिन आरबीसी जो है ये अपनी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो क्या है, एक जैविक है, उनमें जैव में तो प्रभाव पड़ता है। तो अजैव का जैव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी वैसे आरबीसी की संख्या भी बढ़ती है। उसी के कारण जो पहाड़ी पे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लाल लाल दिखते हैं। उसी के कारण मैं बात करूं कि हनीमून मनाने कहां पे जाते हैं अपन, ऊंचाई पे या हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो भी किसके कारण जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अपने को सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, जिसके कारण सांस ज्यादा लेंगे, ऑक्सीजन की पूर्ति ज्यादा मिलेगी अपने को, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो ध्यान में रखना आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। अगर इसी में तीसरा प्रभाव देखें अपन तो जैव का जो जैव घटक जितने होते हैं, जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है, उनका अजैव के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जी बिल्कुल पड़ता है। अगर अपन जीवन है उसी के कारण ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपन मान ले कि ध्वनि प्रदूषण है, दूसरा अपन मान ले ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, तीसरा अपन देख ले ओजोन क्षय, ओजोन परत का क्षय, चौथा अपन देख ले इसी में कि मरुस्थलीकरण। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? जीव ने अजैव घटकों के ऊपर तो इफेक्ट डाला ना। जैसे मान लो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? अपने जो मनुष्य है वो गाड़ी मोटर चला रहे हैं, उसके कारण अजैविक घटकों पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। उसके बाद जो अपना ग्लोबल वार्मिंग है, आपको पता है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ना, तो ये जैविक घटक है जो अजैव के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। उसके बाद में अगर ओजोन परत की मैं बात करूं कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है कि अपनी जो फ्रियोन गैसें होती है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोल दो, वो मनुष्य या फिर जैव जो है, जीव है, वही तो काम में ले रहा है। उसके कारण अपने को पता है कि ओजोन का क्षय हो रहा है, ओजोन परत पतली हो रही है, उसके कारण वैश्विक तापन जैसी समस्याएं अपने को देखने को मिल रही हैं। उसके बाद जब अपने जो वन वगैरह है, इसमें पांचवा अगर लिख दें कि वनों का विनाश, मनुष्य है वो अपना औद्योगिकरण का विकास करने के लिए या फिर अपने जरूरतमंदों को फसल वगैरह उपजाऊ बनाने के लिए वनों का क्या कर रहा है, काट रहा है, उनका विनाश कर रहा है ना, अपना विस्तार करने के लिए। तो वो भी क्या है, एक जैव का अजैव घटकों के ऊपर क्या है, प्रभाव है। अपन चौथा इसमें देखें कि जैव के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो ध्यान में रखना है, जीव ही जीव को नष्ट कर रहा है तो इसमें भी प्रभाव पड़ता है। ये भी पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को असंतुलित बनाता है। जैसे मान लो इसमें क्या होगा कि मानव ने क्या किया, शिकार किया। ये शिकार करना क्या है, एक जैव का, ये मानव है वो जीव है, और शिकार जैसे मान लो कि हिरण का शिकार कर रहा है, तो हिरण भी क्या है, एक जीव है। तो जैव के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो शिकार क्या हो जाएगा, इसमें जैव के ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे बड़ी हानि जैव विविधता की हानि मानी गई है पूरे संसार में। कैसे? जैसे मान लो इसी को एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझू कि एक डोडो नाम का पक्षी है, कहां पर है, मॉरिशस में एक डोडो नाम का पक्षी था जो क्या करता था, गुलर के फलों पर अपना जीवन व्यापन करता था। ये मैंने पहले भी बताया था, गुलर के फलों पर जीवन व्यापन करता था। कौन? डोडो नाम का पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है, गुलर के फलों पर अपना जीवन व्यापन करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मानव ने उसका क्या कर लिया, शिकार कर लिया, तो डोडो नाम का जो पक्षी है वो नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे पता चला कि डोडो नाम के पक्षी के नष्ट होने पे क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद वैज्ञानिकों ने शोध किया और पता किया कि वहां के जहां पे डोडो पक्षी था वो खत्म हुआ है, वहां पर गुलर के जो फल है, गुलर के जो वृक्ष हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। फिर शोध के बाद पता चला कि ये हुआ कैसे, तो ध्यान में चला कि जो डोडो पक्षी था वो गुलर के फलों को खाता था,
उसके कारण जो जो उसके फल थे उसके ऊपर जो काइटिन की या फिर सेल्यूलोज की जो झिल्ली थी वो उसके कारण पच जाती थी, और जो वेस्ट निकलता था जो बीट में वापस से जब फल निकलता था वो जब भूमि पे गिरता था तो ही वो अंकुरित होता था। अब क्या हुआ, डोडो नामक पक्षी तो नष्ट हो गए। नष्ट हुआ तो क्या हुआ कि गुल्लर के फल हैं उनको कोई खाता नहीं था, और अब नहीं खाएंगे तो उनकी जो सेल्यूलोज की झिल्ली थी वो हटेगी नहीं, और नहीं हटेगी तो वो अंकुरित नहीं होंगे, और उसके कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अनबैलेंस हो जाता है। अब पता नहीं कि डोडो के कारण जो गुल्लर के फल थे वो तो नष्ट हुए ही हैं, अब पूरा पारिस्थितिकी तंत्र में पता नहीं इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभाव भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अपन इसी में आगे बात करें कि जैव के ऊपर भी कोई प्रभाव और भी पड़ सकता है क्या। इसका नकारात्मक प्रभाव तो अपन ने देखा क्या, शिकार। सकारात्मक प्रभाव की अगर अपन बात करें तो यह भी पड़ता है सकारात्मक प्रभाव। जैव घटकों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव की अपन बात करें तो ध्यान में रखना मधुमक्खी पालन। क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन या फिर एपीकल्चर जिसको अपन बोलते हैं, ये क्या होगा, जैसे मधुमक्खी पालन करने से क्या होगा कि फसल के उत्पादन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे कि मधुमक्खियां जब खून चूसने, मकरंद चूसने जब पौधों के ऊपर जाएगी, जैसे सरसों के ऊपर जाएगी, तो धीरे धीरे उनके जो परागकण हैं वो एक दूसरे के ऊपर फैलेंगे, जिसके कारण फसल का उत्पादन बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि मधुमक्खी पालन फसल के लिए एक उत्पादन को बढ़ा देती है, तो यह सकारात्मक प्रभाव है किसके ऊपर, जैव के ऊपर सकारात्मक प्रभाव। इसको अपन फिर से समझे दरवा कि जैव का अजैव कारकों की अंतरक्रिया के संबंध के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अजैव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है कि ऊंचाई पे जाने पर तापमान का घटना, ऊंचाई और तापमान दोनों के दोनों क्या है, अजैव घटक हैं, उसके कारण अजैव के ऊपर प्रभाव है। दूसरा अपन देखें कि अजैव का जैव के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या, तो ध्यान में रखना अनुकूलन बोल दो कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या घट जाती है, यह किसका ऊपर प्रभाव है, अजैव घटकों का जैव घटकों के ऊपर क्या है, प्रभाव है। तीसरा अपन देखें कि जैव का अजैव के ऊपर कोई प्रभाव है क्या, तो जितने अजैव की बात या जैव की अपन बात करें कि ध्वनि प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षय है, या ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण और वनों का विनाश, ये सारे के सारे जीव हैं जो अजैव जो घटक हैं अपने पृथ्वी पर, वो क्या क्या उस पर क्या हो रहा है, प्रभाव डाल रहे हैं। और चौथा अपन ने देखा कि जैव के ऊपर क्या प्रभाव है, तो अपन ने देखा एक तो नकारात्मक प्रभाव, दूसरा देखा सकारात्मक प्रभाव कि जितने भी शिकारी करते हैं उसके कारण क्या होगा, अपने पारिस्थितिकी तंत्र अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा कि मॉरिशस में डोडो नाम का पक्षी जो गुलर के फलों पर जीवन यापन करता था, डोडो नामक पक्षी के नष्ट होने पर गुलर के फल भी धीरे धीरे या पेड़ भी नष्ट हो गए, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र अनबैलेंस हो जाता है। उसके बाद मधुमक्खी पालन से फसल के उत्पादन का बढ़ना किसका प्रभाव है, जैव के ऊपर सकारात्मक प्रभाव है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर इसी में आगे अपन बात करें कि अपना जो इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।